हेलो दोस्तों, स्टडी टूर चैनल में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही थी, तो आज की सीरीज़ में हम पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी के राजपूत, जाट, अवध के नवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप जानते हैं 1857 में अंग्रेज विद्रोह के कारण अंतिम मुगल बादशाह जफर को सिंहासन के पद से मुक्त कर देते हैं और 1858 में उनको रंगून भेज देते हैं। ये एक औपचारिकता थी मुगल साम्राज्य के ख़त्म होने की। एक्चुअली बादशाह तो पहले ही कहीं नष्ट हो चुकी थी। इस समय क्या होता है, जब मुगल साम्राज्य खत्म होता है, नाम का ही सही, तो बहुत सारे नवीन राज्यों का सृजन हो रहा होता है और जो महत्वाकांक्षी और अराजकता फैलाने वाले कह सकते हैं, या उस माहौल को फैलाकर या नए स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। उसमें थे राजपूत, अवध के नवाब, बंगाल, हैदराबाद के निज़ाम, मैसूर राज और पंजाब के सिख। इन्होंने जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है, उसके बाद से अयोग्य या कम योग्यता वाले या परिस्थितियां वैसी थी, कुछ सम्राट बनते हैं। उनके समय में धीरे धीरे शक्तिशाली जो सूबेदार होते हैं या जो गवर्नर्स होते हैं, वो अपने राज्यों को स्वतंत्र करते जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, मोहम्मद शाह रंगीला के समय 3 राज्य स्वतंत्र हुए थे। हैदराबाद के निज़ाम, ठीक है, जिसको निज़ामुल मुल्क ने 1724 में स्वतंत्र किया था हैदराबाद को। ऐसे ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा स्वतंत्र हुआ था और अवध में सादत खान ने 1722 में स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये राज्य जो थे वो ऑलमोस्ट 18वीं सदी में स्वतंत्र हुए थे। तो मुगलों का इधर पतन हुआ था, उधर ये राज्य यूरोपीय जातियों से संघर्ष कर रहे थे कहीं ना कहीं। तो हम देखते हैं कि जो राजपूत राज उस समय स्वतंत्र हुआ था, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अगर आप कहेंगे कि इसमें तो मैम केवल जयसिंह के बारे में आप बताने जा रही हैं, कारण क्या है? अगर हमें राजपूत का विस्तृत इतिहास पढ़ना है तो हमें मध्यकालीन भारत पढ़ना पड़ेगा। जब भी हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो समग्र राजपूत राजाओं के बारे में 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। अगर थोड़ी सी बात करें तो मुगल काल में जो अकबर का समय था, उसमें अकबर का कुछ आचरण और नीतियाँ ऐसी थी कि केवल मेवाड़ के शासक को छोड़ के राजस्थान के जितने भी राजपूत शासन थे, उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अधीनता ऐसी नहीं थी कि उनके सारे अधिकार खत्म हो गए थे, इस प्रकार थी कि उनकी आंतरिक नीतियों में राजपूत स्वतंत्र थे, अपने सूबे में स्वतंत्र शासक थे। मेवाड़ के लेकिन शासक ने कभी भी किसी भी मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार नहीं की। ये वही मेवाड़ है जहाँ से राणा प्रताप बिलोंग करते हैं। जहांगीर ने हालांकि जो महाराणा प्रताप का बेटा होता है अमर सिंह, उसे संधि की, लेकिन अमर सिंह ने भी उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, उसके बाद परिस्थितियां बदलती रहती हैं लगातार। जब औरंगजेब का समय आता तो औरंगजेब क्या करते हैं, इनकी नीतियां कुछ ऐसी होती कि राजपूत नाराज हो जाते हैं। जैसे ये क्या करते हैं कि जो मारवाड़ का शासक था जसवंत सिंह, उनके पुत्र जब शासक बनने वाले होते हैं अजीत सिंह, तो उनको शासक मानने से इनकार कर देते हैं। इससे राजपूत राज्यों में विद्रोह फैल जाता है और ये क्रम चलता रहता है। लेकिन बहादुर शाह प्रथम जब शासक बनते हैं 1707, उनकी मृत्यु के बाद, वो इस बात से काफ़ी परिचित होते हैं कि बिना राजपूतों की संधि के इस मुगल साम्राज्य को मजबूती नहीं प्रदान की जा सकती। और उसी समय क्या होता है कि सिख आक्रमण कर देते हैं। जब सिख आक्रमण करते हैं तो मुगल सम्राट उस समय कमज़ोर था, इसी कारण वो क्या करता है, राजपूत राजाओं से हाथ बढ़ाना शुरू करता है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि मुगल सम्राट और राजपूतों के बीच संधि या मैत्री इसलिए नहीं हुई थी कि दोनों की शक्ति बराबर है, बल्कि इसलिए हुई थी कहीं ना कहीं मुगल अपनी दुर्बलता को परिलक्षित कर रहे थे कि हमें अब आपका साथ चाहिए सिखों से युद्ध जीतने के लिए। तो बहादुर शाह प्रथम ने किससे, राजपूतों से संबंध अच्छे करने की कोशिश करी। उसी में एक राजा थे मिर्जा राजा जयसिंह, तो इनके बारे में जान लेते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह 1688 से 1747 ईस्वी तक रहे। इनकी कैपिटल पहले क्या थी, राजधानी आमेर थी, बाद में जयपुर हो गई। इनको मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी, जहांदार शाह ने, जिसे क्या कहते हैं, इसको आप कमेंट में बताइएगा। फर्रुख शेर को क्या कहा जाता है, खफी खान इनको कौन सा नाम दिया है, इसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फर्रुख शेर ने राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की।
ऐसा कहा जाता है कि जो राजा जय सिंह थे वो क्या थे, एक इंजीनियर थे, वैज्ञानिक शासक थे। ठीक है, इनका नाम राजस्थान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। ये 18वीं शताब्दी के राजपूत शासकों में सर्वोपरि थे। इन्होंने 1722 में जयपुर शहर की स्थापना की और इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया, जिनके जंतर मंतर भी कहते हैं। दिल्ली का जंतर मंतर आप अक्सर सुनते रहते होंगे, वहाँ पे प्रदर्शन वगैरह चलते रहते हैं सरकार के खिलाफ, या अपनी मांगने के लिए भी प्रदर्शन चलते रहते हैं। तो वो 5 जगह कौन सी थी? मथुरा था, बनारस था, दिल्ली था, जयपुर था, उज्जैन था। मथुरा, बनारस, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन। उसमें जयपुर की जो वेधशाला है या जंतर मंतर है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, अगला क्या होता है, ये खगोली, जितनी भी खगोल की पिंड हैं उनकी स्टडी करने के लिए एक सारणियों का सेट तैयार करते हैं, जिसको क्या नाम दिया गया? जिज मोहम्मद शाही। याद रखिएगा, यूक्लिड की पुस्तक रेखा गणित को इन्होंने संस्कृत में अनुवाद कराया था। ठीक है, तो इनके बारे में इतना ही है। उसके बाद हम बात करेंगे हैदराबाद के निज़ाम। हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? 1724 में निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ ने। किसके उस समय सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला थे। इनका मूल नाम चिनकलिस खां है। वैसे अगर चिनकलिस खां को देखा जाए तो वे औरंगजेब के समय से एक महत्वपूर्ण सामंत थे। ठीक है, जब 1722 में मोहम्मद शाह रंगीला सैयद बंधुओं से परेशान हो जाते हैं तो सैयद बंधुओं की हत्या कराने का प्लान करते हैं। उस प्लान में इनकी माता फ़कुनिशा और हैदर बेग, साथ में निज़ामुल मुल्क भी शामिल होते हैं और 1722 में हुसैन बंधुओं की हत्या हो जाती है। इससे मोहम्मद शाह रंगीला बहुत प्रसन्न होते हैं और इनको आसफ जहाँ की उपाधि देते हैं। ऐसे ही फ़र्रुख शेर ने भी इनकी सेवा के लिए खाने खाना की और निज़ामुल मुल्क फ़तह जंग की उपाधि प्रदान की थी। जुल्फ़िकार खां ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने दक्कन में स्वतंत्र राज्य का सपना देखा था। दक्कन का तात्पर्य मेरा यह है कि जितना भी विंध्य पर्वत आप देखिएगा, विंध्य पर्वत से जितना भी दक्षिणी क्षेत्र है भारत का वो सारा दक्कन में आता है। ठीक है, कल ही हमने पढ़ा था, कल जब हम कर्नाटक वार पढ़ रहे थे तो दक्कन के बारे में हमने पढ़ा था। निजाम की मृत्यु के बाद किस तरीके से वहाँ पे राजनीतिक अव्यवस्था फैल जाती है, उसका कैसे फ़ायदा उठाते हैं फ्रांसीसी अंग्रेजी, ये सब कल हमने पढ़ा था। ठीक है, तो जैसे ये क्या करते हैं, जब देखते हैं कि मुग़ल दरबार में मोहम्मद शाह रंगीला के समय षड्यंत्र चल रहे हैं तो वो परेशान हो जाते हैं और दक्कन चले जाते हैं। वहाँ पे सूकर खेड़ा के युद्ध में मुवारिस खां को परास्त करते हैं और 1724 में स्वतंत्र दक्कन राज्य की स्थापना करते हैं, जिसकी राजधानी हैदराबाद को बनाते हैं। ठीक है, निज़ाम स्वतंत्र भले ही हो गया था किंतु ना तो उसने कभी अपने सिक्के चलाए, ना ही छत्र धारण किया। दक्षिण में और भी एक शक्तिशाली आप कह सकते हैं प्रतिद्वंदी थे, वो थे मराठे, जो हमेशा ही दक्कन राज्य में आक्रमण करते रहे। पेशवा बाजीराव प्रथम ने निजाम से 4वां सरदेशमुखी वसूली थी। ठीक है, आसफ जहाँ जो थे या निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ थे, वो उनके दरबार में एक फेमस हिंदू विद्वान था, उसका नाम था दीनानाथ, जिसे उन्होंने दीवान नियुक्त किया था। ठीक है, ये है हैदराबाद के बारे में। जाटों के बारे में आप अक्सर सुनते रहते हैं, ये कौन है? तो उत्तरी भारत में जितने विद्रोह हुए उनमें मुख्यतः अगर हम देखें तो किसानों का जो शोषण हो रहा था उसके कारण हुए। जाट जो थे वो मथुरा आगरा के आसपास के किसान थे, इनका नेतृत्व इनके जमींदार कर रहे थे। ठीक है, और ये अत्यंत जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं। औरंगजेब के समय ये और ज़्यादा आक्रामक हो गए थे, विद्रोही हो गए थे, क्योंकि औरंगजेब का सारा ध्यान दक्कन में लगा हुआ था। उत्तर में किसानों की हालत पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। यही कारण रहा कि इतना विस्तृत साम्राज्य होने पर प्रशासन, ये उस पर इल्ज़ाम लगता है कि उसका प्रशासन औरंगजेब का सही नहीं था। ठीक है, बाबर के संस्मरण एवं औरंगजेब के शासन के पहले जितने भी फारसी इतिहासकार हैं उन्होंने जाटों का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि महमूद गजनवी, नादिर शाह, अब्दाली को जाटों ने लूटा है।
तो पहले हम बात कर लेते हैं, जो पहला जाट आक्रमणकारी था वो था गोकुल। सर्वप्रथम विद्रोह मथुरा के जाटों द्वारा तिलपत के जमींदार गोकुल ने किया। उस समय मथुरा का मुगल फौजदार कौन था? अब्दुल नबी था, और गोकुल ने अब्दुल नबी को पराजित कर दिया। इससे औरंगजेब भौचक्के रह जाते हैं और वो स्वयं इस विद्रोह में पार्ट लेते हैं। गोकुल को बंदी बनाकर आगरा लेके आते हैं और पुलिस चौकी पर उसके टुकड़े कर करके मार देते हैं। उसके बाद आते हैं राजा राम। इनको अवश्य याद रखिएगा, ये इनके बारे में पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। फिर आप कहेंगे मैम आपने बताया नहीं। जो राजा राम हैं, जो 1680 से लेकर 86 के बीच में रहते हैं, ये इन्होंने जो अकबर का मकबरा है, अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरिया में है। उसको खोदकर अकबर की हड्डियाँ निकाली थी और उनको आग के हवाले कर दिया था। इस घटना का उल्लेख किसने किया है? मनुची ने किया है। उसके बाद अगर अगले जाट आक्रमणकारी की बात बोले या जाट की बात करें तो वो है चूड़ामन। इन्होंने स्वतंत्र भरतपुर राज्य की स्थापना की थी, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं सूरजमल। इन्हें जाट जाति का अफलातून कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? जो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है उसमें पहले ये थे मराठों की तरफ, सदाशिवराव भाऊ से की तरफ थे, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं सदाशिव भाऊ राव ने इनको नाराज कर दिया, इसीलिए ये युद्ध से अलग हो गए थे। पानीपत का तृतीय युद्ध याद है ना? 1761 में हुआ था। किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। और सूरजमल की मृत्यु के साथ ही जाटों का अपकर्ष प्रारंभ हो जाता है। अब बात करते हैं अवध प्रांत की। अवध प्रांत भी आपको पता है किसके समय स्वतंत्र हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1722 में। किसने स्वतंत्र कराया था? सादत खान ने। सादत खान का अन्य नाम बुरहान उल मुल्क था। ठीक है। अगर मुगल साम्राज्य की बात करें तो एक इसे बफर स्टेट भी कहा, अवध प्रांत की बात करें, है ना? तो अवध प्रांत की बात करें तो इसे बफर स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी स्थिति कैसी थी? इधर दक्षिण में मराठे थे, उत्तर में अंग्रेजी सरकार उस समय आ गई थी, तो इसके बीच में यह एक बफर स्टेट का काम करता था। यह कन्नौज से लेके बिहार के कर्मनासा नदी तक विस्तारित था। ठीक है। और अवध की राजधानी क्या थी? फैजाबाद थी। फैजाबाद समझते हो ना? फैजाबाद का नाम अब अयोध्या हो गया है। ठीक है। सादत खां मुगल दरबार में ईरानी गुट के नेता थे। यह मोहम्मद शाह रंगीला एवं फर्रुखशेर की सेवा में रह चुका था। 1723 में इसने अवध में एक नया राजस्व बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी और छोटे कृषकों को जमींदारों के शोषण से मुक्त कराया था। सादत खां थोड़ा लिबरल था वैल्यूज़ में अपनी, इसलिए उसने हिंदू मुस्लिम में कोई भेद न रखते हुए सभी को उच्च पदों पर नियुक्त किया, इवन हिंदुओं को और अच्छे पदों पर नियुक्त किया। क्योंकि हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा थी, वो ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकते थे। 1739 में एक घटना होती है, नादिर शाह का आक्रमण होता है। ये अफ़गानी थे। उन्होंने इसको सादत अली खां को बंदी बना लिया और तब सादत अली खां ने उनसे प्रार्थना करी कि आप मुझको छोड़ दीजिए, अगर आपको 20 करोड़ रुपये चाहिए ना तो आप दिल्ली आक्रमण करिए। नादिर शाह मान जाता है, इसको छोड़ देता और दिल्ली के लिए कूच करता है। लेकिन मुग़ल साम्राज्य भी उस समय खाली था, तो क्या होता है, जब वांछित रुपए नहीं मिलते हैं नादिर शाह को, तो वो पत्र के द्वारा बुलाते हैं कि भैया हमने तो आपको छोड़ दिया और आपने हमको कहाँ दिल्ली पहुंचा दिया, वहाँ हमें इतना पैसा मिला नहीं, तो आओ हमसे बात करो। सादत खां को जब ये बुलावा भेजा जाता है तो वो बुलावे पे जाते नहीं हैं, उसकी बजाय विष खाकर आत्महत्या कर लेते हैं। सादत खां का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उनका दामाद सफदरजंग अवध का नया नवाब बनता है ना? कब सफदरजंग कब बनता है? 1739 से लेकर 54 तक। सफदरजंग सादत खां का भतीजा था। ठीक है। बाद में उसका दामाद भी बना और अवध का नवाब भी बना। मोहम्मद शाह ने एक शाही आज्ञा पत्र निकालकर सफदरजंग को अवध का नवाब नियुक्त किया था। बाद में अहमद शाह ने इसको इलाहाबाद प्रांत भी प्रदान किया था। 1748 में मुग़ल सम्राट अहमद शाह ने इसे अपना वज़ीर भी नियुक्त किया था। सफदरजंग ने सदैव निष्पक्ष रहकर उचित न्याय प्रणाली शासन की व्यवस्था की। ठीक है। 1754 में इनकी मृत्यु हो गई थी।
कोई ऐसा काम नहीं है जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। बात करते हैं अगले नवाब की, शुजा-उद-दौला की। शुजा-उद-दौला कौन था? सफदर जंग का ही पुत्र था। उनकी मृत्यु के बाद शुजा-उद-दौला नवाब बनता है। इस समय क्या हो रहा होता है, जो दिल्ली में मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय होते हैं, उनके वज़ीर इमादुल मुल्क शाह आलम द्वितीय के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे होते हैं। इस डर से शाह आलम द्वितीय वहाँ से भाग जाते हैं और कहाँ शरण लेते हैं? अवध में शुजा-उद-दौला को। ठीक है, इसी कारण 1762 में शाह आलम द्वितीय जब स्वतंत्र होते हैं तो इनको वज़ीर का पद देते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि शाह आलम द्वितीय ने कहाँ संरक्षण ली थी और किस नवाब के यहाँ संरक्षण ली थी। और अगर बात करें पानीपत के तृतीय युद्ध की, तो इसमें इसने अब्दाली का साथ दिया था। और बक्सर के युद्ध 1764 वाले में, मतलब एक ही युद्ध हुआ 1764 में, शुजा-उद-दौला ने मीर कासिम, जो बंगाल का अबदस्त नवाब था, सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ अंग्रेज़ों के विरुद्ध किया था। लेकिन आपको पता है ये वाला गुट जो था ये पराजित हुआ था अंग्रेज़ों से। इसीलिए वारेन हेस्टिंग्स ने 1773 में इनसे बनारस की संधि की थी और इलाहाबाद और कड़ा नवाब को बेचना पड़ा था 50 लाख रुपए में। साथ ही ये एक वचन देना पड़ा था कि जब भी रुहेल विरोध करेंगे तो कंपनी क्या करेगी? इनसे सहायता लेगी और इन्हें सहायता करनी पड़ेगी। तो एक मीरन कटरा का युद्ध होता है जिसमें रुहेला सरदार हाफिज़ रहमत खां आक्रमण करते हैं अवध में, तो कंपनी इनकी मदद करती है और क्या करती है? रुहेला सरदार को पराजित करती है और फिर उसको उस प्रांत को अपने में समाहित कर लेती है। ठीक है, उसके बाद अगले नवाब कौन बनते हैं? आसफ जाह। आसफ जाह 1775 से 1797 ईस्वी में तक रहते हैं। शुजा-उद-दौला का पुत्र था, अगला नवाब बनता है। इसीलिए इनका एक ही महत्वपूर्ण कार्य है और उसको याद रखिएगा, वो भी प्रश्न पूछा जाता है। 1775 में इन्होंने अपनी राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। किस सन में? 1775 में राजधानी लखनऊ शिफ्ट हो गई थी। कहाँ से? फैजाबाद से। यह एक अयोग्य उत्तराधिकारी था। इसने अंग्रेज़ों से फैजाबाद की संधि की। इसी के अंतर्गत एक क्लॉज था सहायक संधि का, इन्होंने स्वीकार कर लिया और अंग्रेज़ों को 74 लाख रुपए वार्षिक नजराना देना कबूल कर लिया। ठीक है, आसफ-उद-दौला ने एक काम और किया है, उसको भी याद रखिएगा। 1784 में लखनऊ के प्रसिद्ध इमाम बाड़े का निर्माण कराया है। मुझे लगता है जितने भी लोग लखनऊ रहते हैं या लखनऊ घूमने आते हैं, इमाम बाड़ा घूमने ज़रूर जाते हैं। तो याद रखिएगा इसको किसने बनाया? आसफ-उद-दौला ने 1784 में। ठीक है, तो आसफ-उद-दौला लगभग 16 वर्ष तक प्रशासक रहते हैं और इनकी 1797 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आते हैं शहादत अली खां। बीच में एक और आते हैं, उनका कोई जिक्र करना कोई ज़रूरी नहीं है। शहादत खां आते हैं 1798 से 1814 तक के लिए। इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सहायक संधि को स्वीकार किया था। जो आसफ-उद-दौला थे उन्होंने फैजाबाद संधि के अंतर्गत सहायक संधि को स्वीकार किया था, तो वो एक इनडायरेक्ट था। यहाँ पे प्रत्यक्ष एक प्रोफार्मा तैयार किया गया जिसमें दोनों ने सिग्नेचर किए, शहादत अली खां ने और विलेजली ने। तो विलेजली की सहायक संधि प्रत्यक्ष रूप से किसे स्वीकार की? अवध के नवाब शहादत अली खां ने। ठीक है, और संधि स्वीकार करने के बाद इन्होंने खुद को अवध के राजा की उपाधि दी। उसके बाद अगले इम्पॉर्टेंट अगर बोलें और आखिरी नवाब बोलें तो वाजिद अली शाह थे, जो 1847 से 1856 ईस्वी तक बने। ठीक है, ये अवध के अंतिम नवाब थे, अत्यंत विलासी थे। इनकी विलासिता और नवाबी के उदाहरण लोग आज भी देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब अंग्रेज आक्रमण करते हैं, जब अवध को कुशासन के आधार पर अपने अंग्रेजी राज्य में लाने के लिए सेना आती है, तो उस समय ये राज सिंहासन पे बैठे होते हैं। अंग्रेज पूछते हैं कि आप भागे क्यों नहीं हैं? सभी लोग तो भाग रहे हैं। तो ये कहते हैं क्योंकि मुझे कोई जूता पहनाने वाला नहीं मिला, इसीलिए मैं बैठा हुआ हूँ, कोई जूता पहनाएगा तब मैं जाऊँगा। तो ये अब पता नहीं इस बात में कितनी सत्यता है, पर ऐसी कहानियाँ इनके बारे में प्रचलित हैं। ठीक है, तो 1856 में कुशासन के आधार पर अवध को डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। वहाँ पे कुशासन व्याप्त था। इसकी रिपोर्ट किसने दी थी? 1854 में यह रिपोर्ट आउट्रम ने दी थी। ठीक है, वाजिद अली शाह को 12 लाख रुपए की पेंशन देकर कलकत्ता से निर्वासित कर दिया गया। यहीं से
अवध के नवाबों का अंत हो गया। आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।